हेलो क्लास नाइन्थ, वेलकम इन ए स्टडी। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। इससे पहले मैं आपको चैप्टर नंबर 1 काफ़ी अच्छे से समझा चुका हूं, तो अगर आपको चैप्टर नंबर 1 में कोई दिक्कत है तो आप उसकी वीडियो देख लो, आपको बिल्कुल अच्छे से वो चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर नंबर 1 की। देखो यार, यहाँ पर सबसे पहले हमें समझना है कि भाई प्योर का क्या मतलब है। ठीक है ना, ये वर्ड लिखा हुआ है ना प्योर, अगर इसका मीनिंग आपको समझ में आता है फिर आप इस चैप्टर में आगे की चीज़ों को समझ पाओगे। ठीक है, देखो यार, यहाँ पे जो हम साइंस में प्योर का मतलब समझते हैं वो थोड़ा अलग होता है उस प्योर से जो हम जर्नल लाइफ में प्योर का मतलब समझते हैं। ठीक है, मतलब जर्नल लाइफ में प्योर का मतलब थोड़ा अलग है, लेकिन एक साइंटिस्ट के लिए या फिर साइंस में प्योर का मतलब अलग है। दोनों को मैं आपको समझाता हूँ। देखो, इन जर्नल लाइफ प्योर सब्सटेंस मीन्स नो अडल्ट्रेशन, यानी कि जर्नल लाइफ में हम उस सब्सटेंस को प्योर सब्सटेंस बोल रहे हैं जिसमें कोई अडल्ट्रेशन ना हो, कोई मिलावट ना हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने दुकान से दूध लिया। ठीक है, अब दूध में कुछ भी मिलावट नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, कोई भी अशुद्धि नहीं है, तो आप उस दूध को जर्नल लाइफ के हिसाब से क्या बोल सकते हो कि वो दूध प्योर है। लेकिन साइंस के हिसाब से नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि साइंस के हिसाब से प्योरिटी का अलग मीनिंग है। क्या मतलब है साइंस के हिसाब से प्योर सब्सटेंस का? ए प्योर सब्सटेंस इज दैट विच कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। यानी साइंस के हिसाब से प्योर सब्सटेंस हम उस सब्सटेंस को बोलेंगे जो कि सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। सिंगल टाइप ऑफ एटम्स हो गया या फिर सिंगल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए, उनसे मिलके अगर वो बनता है तब हम बोलेंगे कि भैया वो प्योर सब्सटेंस है। जैसे अभी मैंने दूध का ही एग्जांपल लिया था। अब देखो यार, दूध में, ठीक है, मान लो अभी कोई मिलावट नहीं है, कोई गंदगी नहीं है। ठीक है, तो हम सिंपल भाषा में आम जिंदगी में उसे बोल सकते हैं कि वो प्योर है। लेकिन साइंस में वो प्योर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दूध जो है ना उसमें सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स नहीं है। दूध में तो बहुत सारी चीज़ें पाई जाएंगी भाई, फैट पाया जाएगा, प्रोटीन पाया जाएगा, अलग अलग तरह के विटामिन पाए जाएंगे। ठीक है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें पाई जाएंगी। तो दूध तो कई चीज़ों का मिक्सचर हो गया। तो जो कई चीज़ों का मिक्सचर होता है साइंस में उसे हम प्योर नहीं बोलते हैं। समझ में आ गई बात? तो यहाँ से एक बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेना कि जर्नल लाइफ में प्योर का मतलब थोड़ा अलग है, लेकिन जो साइंटिस्ट के लिए या फिर साइंस में जो हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, वहाँ प्योर का मतलब अलग है। ठीक है ना, तो याद रखना, फिर से बोल रहा हूँ, इस चैप्टर में जो हम प्योर सब्सटेंस पढ़ेंगे उसका मतलब होगा कि वो सब्सटेंस सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलके बनना चाहिए। अब ये पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इनको पहचान लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से प्योर और इम्प्योर। देखो, एक सिंपल सा ट्रिक है, ठीक है ना, इसको याद रखने का कि किस चीज़ को हम प्योर बोलेंगे साइंस के हिसाब से। वो ट्रिक ये है कि जब भी आपको कोई एलिमेंट या कंपाउंड नज़र आएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ अपनी स्टेटमेंट, जब भी कभी आपको एलिमेंट या कंपाउंड नज़र आएगा तो आप समझ जाना कि वो प्योर है। क्यों? क्योंकि वो एक ही तरह के एटम या मॉलिक्यूल से मिलके बनेगा। जैसे आयरन की बात करूं तो आयरन में सारे पार्टिकल्स आयरन 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 मतलब आयरन के ही होंगे। ठीक है, अगर मैं वाटर की बात करूं, वाटर एक कंपाउंड है, तो इसमें जो सारे मॉलिक्यूल्स होंगे H2O 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 ही होंगे, यानी उसका मॉलिक्यूल हमेशा, ठीक है ना, H2O यही रहेगा। ठीक है, एल्युमिनियम की बात करूँ, ऑक्सीजन की बात करूँ या सोडियम क्लोराइड की बात करूँ, मतलब जितने भी एलिमेंट हो गए या कंपाउंड हो गए वो सब प्योर सब्सटेंस कहलाते हैं अकॉर्डिंग टू साइंस। ठीक, लेकिन इम्प्योर किसे कहेंगे? इनके अलावा जो बच गया, मतलब जैसे मिक्सचर हो गए वो इम्प्योर है। ठीक है, जैसे मिल्क, भले ही आम भाषा में कितना भी शुद्ध दूध हो, साइंस के हिसाब से वो इम्प्योर है। रीज़न मैं आपको समझा चुका हूँ, क्योंकि मिल्क में बहुत सारे विटामिन्स हैं, प्रोटीन है, फैट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनका वो मिक्सचर है। ठीक है, एयर देख लो यार, अलग अलग गैसेस का मिक्सचर है, तो ये भी इम्प्योर है। ठीक है, अब आम जिंदगी में हम बोलते हैं हवा शुद्ध है यहाँ की, जैसे हम किसी पार्क वगैरह में गए तो हम बोलते हैं यहाँ की हवा प्योर है। लेकिन साइंस के हिसाब से आप कितनी भी आम जिंदगी वाली कितनी भी शुद्ध हवा ले आओ, ठीक है, साइंस के हिसाब से वो इम्प्योर ही रहनी है, क्योंकि वो अलग अलग तरह की गैसेस का मिक्सचर है। ठीक है, इसी तरह से सोइल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सी वाटर में बहुत सारे सॉल्ट वगैरह मिले होते हैं, तो ये सब मिक्सचर हैं। मिक्सचर कभी भी प्योर नहीं होता अकॉर्डिंग टू साइंस। आगे बात समझ में? चलो अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब डिटेल में पढ़ते हैं कि भैया मिक्सचर क्या है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो अगला टॉपिक है ना वो मिक्सचर है, और मिक्सचर के अलग अलग टाइप्स हैं, तो मिक्सचर को समझना बहुत ज़रूरी है। तो मिक्सचर क्या होता है? ए मिक्सचर इज अ मटेरियल मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस विच आर नॉट केमिकली बाउंडेड। क्या मतलब हुआ इसका?
मतलब मिक्सचर दो या दो से अधिक तरह की चीज़ों का एक समझ लो कॉम्बिनेशन है जो आपस में केमिकली नहीं जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे मान लो आपने पानी लिया और पानी में आपने डाल दी चीनी, ठीक है, तो यहाँ से आपको शुगर सिरप यानी कि शरबत मिल जाएगा। तो यार पानी और चीनी के बीच में कोई यहाँ केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, वो जस्ट मिक्स हो जा रहे हैं, कंबाइन हो जा रहे हैं, तो ये उनका एक मिक्सचर बन रहा है। मिक्सचर में कोई नई चीज़ नहीं बनती है। जैसे यहाँ पे शरबत जो बन रहा है इसको पी के आप बता सकते हो कि यार इसमें तो मिठास है, मतलब इसमें चीनी डली होगी, ठीक है, इसमें पानी भी है, ठीक है, आप उसको पी के बता सकते हो। मतलब जो मिक्सचर बनता है वो जिन चीज़ों से बना है उनकी प्रॉपर्टी अपने अंदर रखता है। समझ में आ रही है बात? जैसे जो ये शरबत है ये पानी और चीनी से मिलके बना है, तो शरबत पी के हम बता पा रहे हैं, ठीक है ना, कि ये पानी और चीनी से बना होगा, क्योंकि हमें वो मिठास लग रही है। पानी हमने बचपन से पिया है तो शरबत को पी के पता लग जा रहा है कि इसमें पानी है। तो ये है मिक्सचर। अब आगे जाके आप कंपाउंड भी पढ़ोगे, ठीक है। तो जैसे कंपाउंड जो होते हैं ना वो जिन चीज़ों से मिलके बनते हैं उनकी प्रॉपर्टी अपने अंदर नहीं रखते। जैसे वाटर ही ले लो, सिर्फ वाटर, जो पानी होता है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलके बना है, लेकिन पानी पी के आप ये नहीं बता पाओगे कि इसके अंदर ऑक्सीजन है या हाइड्रोजन है, ठीक है। इतना समझ में आ गया? तो यहाँ से फिर से मैं डेफिनेशन रीड कर रहा हूँ, आप समझ जाओगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, क्योंकि अभी मैंने आपको समझाया। ए मिक्सचर इज अ मटेरियल मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस विच आर नॉट केमिकली बॉन्डेड। ठीक है, जस्ट मिक्स कर दो, किन्हीं भी दो चीज़ों को मिक्स कर दो। अगर उनके बीच में केमिकल रिएक्शन होकर वो नई चीज़ नहीं बनाएंगे तो जाहिर सी बात हो मिक्सचर ही होगा। जैसे आप पानी में रेत डाल दो, ठीक है, पानी में नमक डाल दो, ठीक है, नमक और लोहे का बुरादा आपस में मिक्स कर दो, ये सब क्या है, जो भी आप मिक्स कर रहे हो मिक्सचर है, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स ऑफ मिक्सचर आप आराम से लिख सकते हो, सॉइल हो गया, एयर हो गया, शुगर सिरप हो गया, ये सब मिक्सचर है, ठीक। जैसे जैसे इस चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे आपको ये सारी टर्म्स और क्लियर होती जाएंगी। अगर कुछ अभी थोड़ा बहुत नहीं समझ में आ रहा है तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है, धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। चलो आगे चलते हैं। अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, मतलब मिक्सचर्स के टाइप। तो देखो यार, कॉम्पोजिशन के हिसाब से मिक्सचर को होमोजेनियस मिक्सचर्स और हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स इन दो कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है। ये कैटेगरी आगे जाके फिर डिवाइड होंगी, बट फिलहाल अभी समझो होमोजेनियस मिक्सचर किसे कहेंगे और हेट्रोजेनियस मिक्सचर किसे कहेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे डेफिनेशन पहले रीड करता हूँ, फिर मैं समझाऊंगा इसका क्या मतलब है। देखो यार, होमोजेनियस मिक्सचर किसे कहेंगे? ए मिक्सचर विच हैज़ अ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट इज नॉन एज होमोजीनियस मिक्सचर। अब यहाँ पर हम होमोजीनियस मिक्सचर उस मिक्सचर को बोल रहे हैं जिसकी जो कॉम्पोजिशन है वो हर जगह यूनिफॉर्म है, ठीक है। यहाँ पर जो ये वर्ड है यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, इसका मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब समझो, देखो यार, इसका एक बेस्ट एग्जांपल है सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड शुगर, ठीक है। जो वाटर और शुगर यानी पानी और चीनी को आप घोल रहे हो, ठीक है, जो मिक्सचर बना था, ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। अब होमोजीनियस मिक्सचर के लिए मैंने क्या बोला, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होना चाहिए। इसका मतलब समझो पहले। जैसे मान लो आपने एक बाल्टी ली, ठीक है ना, एक बड़ी सी बाल्टी ली, मैं एक गिलास की बात नहीं कर रहा, पूरी एक बाल्टी ली, इसके अंदर पानी और चीनी घोल दिया आपने, ठीक है। अब आप चाहे यहाँ से शरबत निकालो चाहे यहाँ से शरबत निकालो, दोनों जगह से आपको मिठास बराबर लगेगी, ठीक है ना। यूनिफॉर्म कॉम्बिनेशन का मतलब समझा रहा हूँ। यहाँ से, ठीक है, आपने एक गिलास शरबत निकाला और यहाँ से मान लीजिए बाल्टी के इस हिस्से से आपने एक गिलास शरबत निकाला, दोनों को आप अगर पियोगे तो दोनों की मिठास बराबर लगेगी, सब कुछ एक जैसा लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि आपने इस बाल्टी में पानी और चीनी घोला था। अब सोचो यार, जितनी मिठास यहाँ से मिल रही है उतनी ही यहाँ से मिल रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तभी हो सकता है जब हर जगह पानी के अंदर चीनी के जो, ठीक है, पार्टिकल्स हैं वो बराबर बराबर मात्रा में घुले हों, ठीक है, यानी कि यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन हो। तो यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन का आइडिया लग गया आपको किसे बोल रहे हैं? यानी कि जो भी चीज़ घुल रही है वो हर जगह एक समान रूप से घुल रही है। ऐसा नहीं है कि यार यहाँ पे तो चीनी ज़्यादा जाके इकट्ठा हो गई थी तो ये ज़्यादा मीठा होगा, और यहाँ पे चीनी कम इकट्ठा हुई थी, पानी ज़्यादा था तो यहाँ कम मीठा होगा, ऐसा नहीं होगा। हर जगह पानी और चीनी बराबर बराबर रेशो में ही घुले हुए हैं, ठीक है, इसीलिए हर जगह से मिठास बराबर आ रही है। इसी तरह की कॉम्पोजिशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, ठीक है। तो मतलब क्या, एक ऐसा मिक्सचर जिसमें यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन हो, जो भी चीज़ घुल रही है वो हर जगह बराबर बराबर मात्रा में घुले, यूनिफॉर्मली घुले, कम ज़्यादा नहीं, उसको हम बोलेंगे कि वो होमोजीनियस मिक्सचर है। समझ में आ गया? एग्जाम्पल आप आराम से आप लिख सकते हो, वाटर एंड शुगर हो गया,
ठीक है, या फिर सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट हो गया, पानी में नमक घोलोगे वो भी हर जगह बराबर बराबर घुलेगा, हर जगह बराबर बराबर मिलेगा। ठीक है, तो ये होमोजीनियस मिक्सचर हुआ। अच्छा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या, अगर आपको ये समझ में आया तो सिंपल सी बात है ये भी समझ में आ जाएगा। क्यों, ये उसका उल्टा होगा। यहाँ पे यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थी तो यहाँ पे क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। तो इसकी डेफिनेशन में हम बोल सकते हैं ए मिक्सचर विच हैज़ अ नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट इज नॉन एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे एग्जाम्पल समझाता हूँ, मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सैंड। आपने रेत ली या मिट्टी ली समझ लो, उसमें आयरन का, ठीक है, बुरादा, लोहे का बुरादा है आपके पास, वो मिला दिया। अब ऐसा तो नहीं होगा कि भाई यहाँ पे अगर लोहे के 4 बुरादे, ठीक है, 4 टुकड़े मिले और मान लो सैंड के 6 टुकड़े, तो दूसरी जगह भी ऐसा ही हो, ऐसा तो नहीं होगा। यहाँ पे हो सकता है कहीं लोहा ज़्यादा इकट्ठा हो गया हो, रेत कम हो, कहीं रेत ज़्यादा हो, कहीं आयरन कम हो। तो मतलब यहाँ पर जब आप आयरन और सैंड को मिक्स कर रहे हो तो वो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं हो रहे हैं, कहीं कोई चीज़ ज़्यादा है कोई कम है, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर जो यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन वाला कॉन्सेप्ट है वो नहीं लग रहा, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है। तो जब भी नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होगी, यानी बराबर बराबर आपस में अच्छे से वो नहीं मिल रहे हैं हर जगह, तो हम बोलेंगे कि वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है ना, आयरन जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट थोड़ी हो जाएगा सैंड के अंदर। ठीक, या फिर इसका एक और एग्जांपल ले लो यार, कॉमन सॉल्ट और आयरन, ठीक है, नमक और आयरन वो आपस में मिलेंगे थोड़ी ऐसे। ठीक है, तो ये भी लोहा अलग पड़ा रहेगा, कहीं कॉमन सॉल्ट अलग रहेगा, तो ये क्या है, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है। आगे बात समझ में, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अब इनके फर्दर कैटेगरी बनेंगी अभी, जैसे होमोजीनियस मिक्सचर में सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, यानी जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं उनका एक टाइप है सॉल्यूशन। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे। तो वाटर और शुगर एक तरह का सॉल्यूशन ही है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हमें 2 चीज़ें पढ़नी होंगी, एक कोलोइडल सॉल्यूशन और दूसरा क्या, सस्पेंशन। अभी हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन किसका टाइप है, समझ में आ गया ना, होमोजीनियस मिक्सचर का। तो सॉल्यूशन क्या होता है, सिंपल सी डेफिनेशन है, ए सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। यानी कि अगर कोई ऐसा मिक्सचर है जो होमोजीनियस है तो उसे हम सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, शुगर और वाटर मिला दो, एल्कोहल इन वाटर मिला दो, या एलॉयज जो होती हैं जैसे पीतल, ठीक है, एयर, ये सब क्या है, ये सब मिक्सचर तो है, लेकिन ये कैसा मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है। इसीलिए इस मिक्सचर का नाम क्योंकि होमोजीनियस है हम सॉल्यूशन रखते हैं। समझ में आ गया, तो समझ में आ गया सॉल्यूशन क्या है, एक तरह का मिक्सचर जो कि होमोजीनियस हो उसे हम सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे वाटर और शुगर हमने घोल दी तो शुगर पानी के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है, यानी यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है, तो ये होमोजीनियस हुआ। अब होमोजीनियस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। तो वाटर और शुगर यानी शुगर सॉल्यूशन जो होता है ये सॉल्यूशन का एक एग्जांपल है। ठीक है, इसके अलावा एक बात और आप याद रखना कि यहाँ पर जो वाटर है, ठीक है ना, वो सॉल्वेंट का काम कर रहा है, और जो शुगर है ये सॉल्यूट का काम कर रही है। जो सॉल्यूशन होता है वो मेनली 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। तो यहाँ पे वाटर क्या है, सॉल्वेंट, और शुगर क्या है, सॉल्यूट। सॉल्वेंट का मतलब होता है वो कंपोनेंट सॉल्यूशन का जो दूसरी चीज़ को अपने अंदर घोल रहा हो, जैसे पानी जो है ये शुगर को अपने अंदर घोल रहा है तो इसको बोलते हैं सॉल्वेंट। और सॉल्यूट का मतलब होता है जो चीज़ घुल रही है, जैसे यहाँ पे शुगर घुल रही है पानी के अंदर तो शुगर हो गया सॉल्यूट। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन हमें लिखनी कैसी है वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो गया होगा, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट क्या बनता है, सॉल्यूशन। सॉल्वेंट समझ लो, जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो चीज़ दूसरी चीज़ को अपने अंदर घोल रही है, यूजुअली ये ज़्यादा मात्रा में होती है, उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। जैसे पानी में अगर आप चीनी मिलाओगे तो जैसे बात है पानी बहुत ज़्यादा होगा चीनी के मुकाबले, ठीक है ना, तो सॉल्वेंट पानी हो गया। सॉल्वेंट की डेफिनेशन हो जाएगी द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व्स द अदर कंपोनेंट इन इट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। मतलब वो कंपोनेंट सॉल्यूशन का जो दूसरी चीज़ को अपने अंदर या दूसरे कंपोनेंट को अपने अंदर डिजॉल्व करता है उसे ही हम सॉल्वेंट कहते हैं। यूजुअली ये ज़्यादा मात्रा में होता है, जैसे अभी मैंने आपको समझाया, पानी चीनी घोलोगे तो पानी चीनी को अपने अंदर घोल रहा है, पानी चीनी के मुकाबले बहुत ज़्यादा होगा वहाँ पे, तो पानी क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। ठीक, अब सॉल्वेंट के अलावा सॉल्यूट की बात करते हैं। तो आपको याद रखना है द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व्स इन द सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूट। मतलब वो कंपोनेंट सॉल्यूशन का जो घुला हुआ है, यानी जो खुद घुल रहा है सॉल्वेंट के अंदर, उसे हम सॉल्यूट बोलते हैं। यूजुअली ये कम क्वांटिटी में होता है, लेसर क्वांटिटी में होता है। ठीक, अब यहाँ पर एक टॉपिक है एलॉयज। ठीक है, एलॉय को हिंदी में बोला जाता है मिश्र धातु। ठीक है, यानी कि मिक्सचर होता है ये,
किस चीज़ का, धातु यानी मेटल्स का या नॉन मेटल्स का, ठीक है। तो एलॉय की डेफिनेशन हो जाएगी, एलॉयज आर मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स। मतलब जो एलॉय होता है या तो ये एक से ज़्यादा मेटल्स का मिक्सचर होगा, या फिर एक मेटल हो गया बाकी की नॉन मेटल हो गई, ऐसा भी हो सकता है। मतलब ये मेटल नॉन मेटल वगैरह का मिक्सचर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एलॉय, ठीक है। ये जो एलॉय है इसको हम फिजिकल मेथड से इसके कंपोनेंट अलग अलग नहीं कर सकते, ठीक है। बट स्टिल एलॉय कंसीडर्ड एड अ मिक्सचर। मतलब जो एलॉय है, ठीक है ना, ऐसा लग रहा है कि ये कोई कंपाउंड बन गया हो, लेकिन ऐसा है नहीं, ये एक मिक्सचर ही होता है। क्यों होता है? बिकॉज इट शोज प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड कैन हैव वेरिएबल कॉम्पोजिशन। मतलब देखो यहाँ पर जैसे पीतल देखी होगी आपने, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल ब्रास यानी पीतल। पीतल आप देखोगे तो ऐसा लगेगा देखने से जैसे कोई कंपाउंड बन गया है, लेकिन वो कंपाउंड नहीं है, वो मिक्सचर ही है। क्यों मिक्सचर है? क्योंकि वो जिन चीज़ों से बना है उनकी प्रॉपर्टी अपने अंदर रख रहा है, वहाँ कोई वैसी नई चीज़ नहीं बन जा रही जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी एकदम ही डिफरेंट हो जाए। तो जो ये एलॉय होता है किस किस चीज़ का मिक्सचर है? ये 30% जिंक और 70% कॉपर, ठीक है ना, मेनली इस कॉम्पोजिशन में इनको रखा जाता है, 30% जिंक 70% कॉपर। तब हमें क्या मिल जाता है, ठीक है, ब्रास यानी कि पीतल, ठीक। यहाँ पे कॉम्पोजिशन वेरिएबल भी हो सकती है, थोड़ा बहुत बदल भी सकते हैं हम। तो ये आपको समझ में आ गया कि एलॉय क्या होती है, मिश्र धातु की से कैसे क्या होती हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल याद रखने, जैसे पीतल हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया, ठीक है। ठीक है, इसके बाद देखो अब जो हमें पढ़ना है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए सॉल्यूशन, ठीक है ना। सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। तो पहला पॉइंट तो आपको याद रखना है कि भैया सॉल्यूशन जो होता है एक होमोजीनियस मिक्सचर है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, पार्टिकल्स ऑफ ए सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻⁹ मीटर। और ये जो साइज़ बताया गया है ये इनके डायमीटर का साइज़ है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, सो दे कैन नॉट बी सीन बाई नेक्ड आइज, ठीक है ना, इसीलिए इनको हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते क्योंकि बहुत छोटे होते हैं। अभी एग्जांपल मान के चलो, पानी और चीनी का मिक्सचर जो होता है वो सॉल्यूशन होता है। तो यार जब पानी के अंदर आप चीनी घोल दोगे, सॉल्यूशन बन गया, तो क्या आपको वहाँ पे चीनी के पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं? नहीं नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स हो चुके हैं, हम उनको ऐसे आंखों से नहीं देख सकते। थर्ड क्या है, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, सो द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन सॉल्यूशन, ठीक है ना। ये एक फिगर में भी दिखाया गया आपकी किताब में, ठीक है। एक कांच का ग्लास लो या कोई बर्तन लो जिसके अंदर आप मान लो पानी और चीनी ही घोल दो, तो इसमें अगर आप टॉर्च से लाइट मारोगे तो वो लाइट अंदर विजिबल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं और छोटे पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए उसका पाथ विजिबल नहीं होगा वहाँ पे, ठीक। फोर्थ पार्ट है, सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। मतलब इनको आप सिंपली छान के अलग नहीं कर सकते। फिर से एग्जांपल आप समझ लो, भाई पानी और चीनी आपने मिक्स किया है, उसको आप छानो, फिल्टर पेपर से छानो या किसी और चीज़ से छानो, तो वो छानने से ऐसा नहीं होगा कि पानी अलग हो गया चीनी अलग हो गई, ठीक है ना, वो फिल्टर करके अलग आप नहीं कर पाओगे। फिफ्थ पार्ट में बोला गया है दी सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज अ सॉल्यूशन इज स्टेबल। मतलब जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, जैसे पानी और चीनी की बात करूँ तो जो चीनी के पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन यहाँ पे नहीं होंगे, ठीक है ना, नीचे नहीं बैठेंगे जब उसको मैसे छोड़ दे। मतलब आपने पानी और चीनी का शरबत बना के छोड़ दिया ऐसे ही, अब उसको हिलाना डुलाना नहीं है, डिस्टर्ब नहीं करना है, तो ऐसा नहीं होगा कि कुछ देर बाद चीनी बैठ जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो स्टेबल होते हैं। ये समझ में आ गया। अब एक टर्म हमें पढ़नी है कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ये हमारा अगला टॉपिक है। कंसंट्रेशन का क्या मतलब होता है पहले ये समझ लो। द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। मतलब क्या कि कंसंट्रेशन का मतलब है कि किसी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है। मतलब आपने जैसे सिंपल सी बात बताऊं, ठीक है, एक गिलास लिया, अब इस गिलास में मान लो आपने, ठीक है, पानी और चीनी का शरबत बनाया, मान लो 100 ग्राम, और 100 ग्राम में से 30 ग्राम अगर चीनी थी तो 30/100 गुणा 100 कर दो, वहाँ पे आपको उसका कंसंट्रेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर से समझा देता हूँ, कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि कितना सॉल्यूट है सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, उसी के रेशो को हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, या परसेंटेज निकाल सकते हो आप, उसको क्या बोल रहे हैं, कंसंट्रेशन, ठीक। तो यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा इसका, मास बाई मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100,
ठीक है। अगर मैं पानी और चीनी की बात करूँ तो सॉल्यूट कौन हो गया, चीनी। सॉल्यूशन का मास मतलब चीनी और पानी मिला के जो आया, ठीक है, वो आप नीचे रखोगे इनटू में 100। अब यहाँ मास बाई मास का मतलब क्या है कि आप सॉल्यूट का भी मास ऊपर रख रहे हो, यानी कि उसको, ठीक है, केजी में या ग्राम में, और सॉल्यूशन का भी मास नीचे रख रहे हो, ठीक है। यही चीज़ मास बाई वॉल्यूम भी हो सकती है, यानी कि सॉल्यूट का तो मास ऊपर रख रहे हो लेकिन जो टोटल सॉल्यूशन बना है उसका वॉल्यूम नीचे रख रहे हो और फिर इंटू 100 कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बोल रहे हैं मास बाई मास, क्योंकि सॉल्यूट का भी मास ऊपर और सॉल्यूशन का मास नीचे। यहाँ पे मास बाई वॉल्यूम क्यों बोला, फिर से समझ लो, मास आ रहा है ऊपर सॉल्यूट का, लेकिन सॉल्यूशन का मास नहीं लिखा, इस बार क्या लिखा है, वॉल्यूम। तो जब आप इस तरह से लिखोगे तब वो मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज होगी, ठीक है। इसी तरह से आप चाहो तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम भी निकाल सकते हो, यानी सॉल्यूट का वॉल्यूम ऊपर रखो, सॉल्यूशन का वॉल्यूम नीचे लिखो, फिर इंटू 100 करो, तो यहाँ पे वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज आएगी। तीनों में से कोई भी तरीका आप अपना सकते हो। चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं इसके ऊपर, आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ये आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2.1 है। क्या बोला गया इसमें बोला गया है कि ए सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड 320 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाई मास परसेंटेज, ठीक है। तो यहाँ देखो यार क्या किया गया है, 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट को घोल दिया गया 320 ग्राम ऑफ वाटर में, ठीक। तो अपने पास क्या है, अपने पास सॉल्ट का मास है 40 ग्राम्स, वाटर का मास है 320 ग्राम्स, तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए होगा हमें। तो टोटल कितना हो गया, 40 यहाँ से, 320 यहाँ से, दोनों को ऐड करो तो टोटल सॉल्यूशन का मास हो जाएगा 360 ग्राम्स, ठीक। इसके बाद बात आती है कंसंट्रेशन मास बाई मास की, ठीक है। अभी मास बाई मास निकालना है। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100, ठीक है, ये परसेंटेज निकलेगी। तो ऊपर हमें मास ऑफ सॉल्यूट रखना है, नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया 40, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया 360, ठीक है, इंटू कर दो 100, ठीक है। तो यहाँ से 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, ठीक है, 36 काटोगे तो नीचे 9 आ जाएगा। 100 डिवाइड बाई 9 करोगे तो 11.111 ऐसे परसेंट आ जाएगा। तो ये हो गया मास बाई मास कंसंट्रेशन, ठीक है, या मास बाई मास परसेंटेज, ठीक। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, ठीक है ना। इस चैप्टर से सिंपली आपको क्या करना है, जो चीज़ आप घोल रहे हो उसका मास ऊपर लिख दो, ठीक है, और जिसमें घोल रहे हो और जो चीज़ घोल रहे हो उनको जोड़ो, 320 और 40 360 वो नीचे रखो, इंटू 100 करो, कैलकुलेट कर लो, खत्म, ठीक। तो ये हो गया। अब आगे चलते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक अपना है सस्पेंशन। सस्पेंशन का क्या मतलब है इसको समझो पहले, फिर इसकी प्रॉपर्टी की बात करेंगे। तो सस्पेंशन की डेफिनेशन समझो। अ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिजॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। मतलब सस्पेंशन एक ऐसा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो डिजॉल्व नहीं होते हैं, वो घुलते नहीं हैं उसके अंदर, बट वो सस्पेंडेड रहते हैं, लटके रहते हैं पूरे मीडियम में, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, देखो आप मान लो यहाँ पे पानी लो, ठीक है, एक शीशे गिलास में पानी लो। अब इसमें आप रेत डाल दो और पानी डाल दो, मतलब पानी तो आपने लिया ही था, इसमें रेत डाल दो और इनको पूरा घुमा दो अच्छे से। अब होगा क्या, जब तक आप उसको घुमा रहे हो अच्छे से, ठीक है, तो जो रेत के पार्टिकल्स हैं वो पानी में इधर उधर लटके हुए नजर आएंगे, वो घुलेंगे नहीं। और अगर इसको आप थोड़ी देर बाद छोड़ दो ऐसे ही बिना डिस्टर्ब किए, तो धीरे धीरे क्या होगा, रेत के पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मिक्सचर बन रहा है ना, ये एग्जाम्पल है सस्पेंशन का, क्योंकि सस्पेंशन में चीज़ें घुलती नहीं हैं और वो लटकी रहती हैं। जैसे जब आप इसको घुमा रहे थे तो रेत के पार्टिकल्स पानी के बीच बीच में आपको लटके हुए नजर आएंगे, पानी धुंधला हो जाएगा, ठीक है। और जब आप इसको छोड़ दोगे तो ये नीचे बैठ जाएंगे। नीचे बैठ जाएंगे मतलब क्या, कि ये अनस्टेबल होता है, यानी कि जब इसको हम अनडिस्टर्ब छोड़ दें तो इसके पार्टिकल्स, जो सोल्यूट पार्टिकल्स, वो नीचे बैठ जाते हैं, ठीक। एग्जाम्पल मैंने आपको जैसे बता दिया, यहाँ पे क्या लिया था मैंने, वाटर और सैंड। इसी तरह से चॉक एंड वाटर हो जाएगा, या फिर सैंड एंड वाटर, तो मैंने आपको बता ही दिया। तो ये सब जो मिक्सचर है ये सस्पेंशन का एग्जाम्पल है। तो इसकी प्रॉपर्टी भी आपको समझ में आ गई होगी कि यार देखो, अगर मैं इसको छानना चाहूँ फिल्टर पेपर से तो छान के रेत को अलग किया जा सकता है, यानी कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस से इसको हम अलग कर सकते हैं। यहाँ पे रेत के पार्टिकल जो है, रेत के पार्टिकल्स, सैंड के पार्टिकल्स, वो आपको आंखों से नज़र आ रहे हैं, यानी कि इतने बड़े होते हैं सस्पेंशन के पार्टिकल्स कि इसको हम आंखों से देख सकते हैं। इसको छान के अलग कर सकते हैं,
अनडिस्टर्ब छोड़ दें तो नीचे बैठ जाते हैं। तो यही सब इसकी प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सस्पेंशन क्या क्या है, ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, जब भी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ तो आप अपने दिमाग में मान के चलना कि समझ लो आपके सामने पानी और सैंड या रेत, ठीक है, रखा हुआ है घोल के ऐसे, मतलब मिला के ऐसे, ठीक है, तब आपको समझ में ज़्यादा आसानी होगी। तो पहला क्या है, सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस है, हर जगह बराबर बराबर नहीं घुलेगा। दूसरा क्या है, पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेक्ड आइज, ठीक है, जैसे यहाँ पे रेत के कण आपको नजर आ रहे होंगे पानी के अंदर, ठीक है, तो इनको हम आंखों से देख सकते हैं। तीसरा क्या है, पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन स्कैटर बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक पार्ट विजिबल, ठीक है, मतलब क्या कि अगर हम यहाँ से, ठीक है, टॉर्च से रोशनी मारे तो जो टॉर्च की रोशनी यहाँ से जाएगी उसका पाथ विजिबल होगा, वो हमें दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स जो हैं वो बड़े बड़े हैं, वो लाइट की जो रोशनी आ रही है उसको बिखेर सकते हैं, स्कैटर कर सकते हैं, इसीलिए हमें वो रोशनी दिखाई दे रही है। चौथा क्या है, पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब, मतलब इसको हम अगर शांत छोड़ दें बिना डिस्टर्ब किए तो धीरे धीरे इसके पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे, जैसे रेत के कण नीचे बैठ जाते थे, ठीक है। अगला क्या है, दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, मतलब इनको छान के हम अलग कर सकते हैं, ठीक। अगला है कोलोइडल सॉल्यूशन। तो कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है इसको समझो। यहाँ पे लिखा है द पार्टिकल्स ऑफ ए कोलॉइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन एंड दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, इट अपीयर्स टू बी होमोजीनियस बट एक्चुअली ए कोलोइडल सॉल्यूशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं ना कोलोइडल सॉल्यूशन के, ये यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं, ठीक है ना, पूरे सॉल्यूशन के अंदर, और ये सेटल डाउन भी नहीं होते। खास बात ये है कि ये सेटल डाउन नहीं होते, जैसे इससे पहले जो था वो सेटल डाउन हुआ थे रेत, ठीक है ना, सस्पेंशन में, बट यहाँ पे सेटल डाउन भी नहीं होंगे जब इनको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो ये होता है कोलोइडल सॉल्यूशन। ये दिखते कैसे हैं कि होमोजीनियस हो, लेकिन असलियत में, ठीक है, अगर इनको बहुत अच्छे से एग्जामाइन किया गया तो पता लगा कि ये होमोजीनियस नहीं है, ये हेट्रोजीनियस है, ठीक है। लगता क्या है कि यार यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, देखो ये यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी कॉम्पोजिशन हर जगह यूनिफॉर्म हो जाएगी, ये बराबर बराबर ऐसे बिखरे होते हैं हर जगह, लेकिन ये पूरी तरह से ऐसे घुले नहीं होते हैं, इसीलिए हम इनको होमोजीनियस नहीं मानेंगे। इसको आप ऐसे समझ सकते हो थोड़ा कि जो कोलोइडल सॉल्यूशन होता है ना, ये होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के थोड़ा बीच में कहीं फंसता है, ठीक है, लेकिन ये हेट्रोजीनियस के ज़्यादा करीब है, इसलिए इसको हम क्या मान लेते हैं कि ये हेट्रोजीनियस है, ठीक। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क, ठीक है, पानी और दूध को मिला दो, ठीक है, या फिर जो फॉग होता है या स्मोक होता है या क्लाउड्स होते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये जो क्लाउड एक तरह का मिक्सचर है, ठीक है ना, ये कोलोइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल है, ठीक है। ये जो मिल्क और वाटर आपने मिला दिया, ये भी क्या है, ये भी कोलोइडल का एग्जांपल है, कोलोइड का एग्जांपल है। आगे चलते हैं, अगला है अपने पास टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट, देखो इससे पहले कि मैं यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ूँ, यहाँ पे जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है, देखो जैसे आपने ऐसा अपनी घर की खिड़की से भी देखा होगा, या आप किसी जंगल वगैरह में जाओ या पेड़ वगैरह के आसपास रहो जहाँ घना पेड़ हो, तो आपको सूरज की रोशनी ऐसे आती हुई दिखाई देगी, उसका रास्ता बिल्कुल ऐसे विजिबल हो जाएगा, जहाँ जहाँ से सूरज की रोशनी आ रही है वहाँ वहाँ पे जो कण है वहाँ पे चमकने लग जाते हैं, ठीक है, जो भी उसके मीडियम में यहाँ पे पार्टिकल्स हैं, धूल वगैरह के हो सकते हैं या डस्ट वगैरह के, ठीक है, या वाटर के जो नमी है, ठीक है ना, तो ये इसके जो रास्ते में है इसके पाथ को, ठीक है, चमका देते हैं, इसी इफेक्ट को बुलाता है टिंडल इफेक्ट, ठीक है। तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है, द फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ ए बीम ऑफ लाइट बाय कोलोइडल पार्टिकल्स व्हेन पासेस थ्रू अ कोलोइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। यानी कि जब भी कोई बीम ऑफ लाइट किसी कोलोइडल सॉल्यूशन से पास होती है तो जो उस कोलोइड के पार्टिकल्स हैं वो लाइट को स्कैटर कर रहे हैं एक तरह से, ठीक है, उसको छितरा दे रहे हैं, और इसीलिए जो स्कैटरिंग हो रही है लाइट जब हमारी आंखों तक आती है तो हमें यहाँ पर ये ऐसे चमकते हुए चीज़ें दिखती हैं कि रोशनी ऐसे सीधी आ रही है, तो इसी इफेक्ट को क्या बोला जाता है, टिंडल इफेक्ट, ठीक है। अब देखो, अब हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड, ठीक है। तो पहली बात क्या, कोलॉइड जो होते हैं ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर हैं। दूसरी बात क्या, साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ कोलॉइड आर टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन विद नेक्ड आइज, मतलब इतने छोटे होते हैं कि इनको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। तीसरा क्या है, कोलॉइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक पाथ विजिबल, मतलब कोलॉइडल के जो पार्टिकल्स हैं वो इतने बड़े तो होते हैं कि लाइट को स्कैटर कर पाएँ ताकि पाथ विजिबल हो, ठीक है। मतलब क्या कि ये बहुत ज़्यादा छोटे हैं, मतलब क्या कि ये
इतने बड़े भी नहीं हैं कि इनको हम नंगी आंखों से देख पाएँ, लेकिन इतने छोटे भी नहीं है कि लाइट को स्कैटर ना कर पाएँ ये लोग, ठीक है। अगला क्या है, दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला पार्ट क्या है, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, मतलब यहाँ पे फिल्टर करके इनको छान के अलग नहीं किया सकता है, बट स्पेशल टेक्निक्स ऑफ सेपरेशन जैसे कि सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया, इसका यूज़ किया सकता है ताकि कोलोइडल पार्टिकल्स, ठीक है, को हम अलग कर पाएँ, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा लेक्चर नंबर 1 में, इतना ही। इस लेक्चर को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 में। थैंक यू।